क्या कोई एंटिटी हमारी एनर्जी की चोरी कर सकती है? इज इट पॉसिबल? एनर्जी किसी की नहीं होती कि मेरी एनर्जी, आपकी एनर्जी। शक्ति सिर्फ शिव की है, हम में किसी की नहीं है। ठीक है, तो कोई क्या आपकी एनर्जी को ले सकता है? कोई एनर्जी ले सकता है? यस, एनर्जी जगत माता है, उनका कभी जन्म नहीं हुआ। वो सीता के रूप में जन्म लिया उन्होंने, तो भी वो जन्म नहीं लिया किसी की कोख से, उन्होंने वो पाई गई और फिर उन्हें पाला। तो जगत माता ने कभी भी किसी के भ्रूण से जन्म नहीं लिया, क्योंकि वो स्वयं जगत माता हैं। तो उन्होंने ही सृष्टि में हर चीज को पैदा किया है, उन्हें किसी ने पैदा नहीं किया है। क्या वो ट्रांसफर होती है वन फॉर्म टू अनदर? यस। आप जितनी फंक्शनैलिटी सोच सकते हैं ना, हर चीज की एक देवी हो सकती है, हर चीज की। अभी वो उन्होंने नई कहानी पढ़नी शुरू करी है संजीव जी ने, अभी वो जिस विद्या पे पहुंचे हैं उनको 75 देवियां वहां मिल जाएंगी। कभी आपने सुना शिव जी इतने सारे फॉर्म ले रहे हैं? नहीं, उनको बहुत ऐसे हुआ कि बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ऐसे अपनी एक जटा उठा के फेंक दी, कोई एक भैरव हो गए। फिर वो भैरव भी उनकी भी कोई देवी होती हैं, वो भी नहीं, वो एग्जिस्ट लाइक सिटिंग, नॉट अ प्रॉब्लम। जीवन में खुशी है, शांति है, ध्यान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, शक्ति को संभालने दो। जब शक्ति 75 दुनिया की फॉर्म्स ले सकती हैं, तो मुझे क्या ही करना है, आराम से बैठेंगे। सहायता के लिए किसी को भेजना है, सबऑर्डिनेट वगैरह, कभी इधर से बाल फेंक देंगे, कभी उधर से नाग फेंक देंगे, वरना इधर से नंदी कहेंगे तुम लोग जाओ, हम क्यों उठे यहां से, हमको नहीं उठना। ठीक है, तो शिव जी इतनी फॉर्म नहीं लेते। चैतन्य हमेशा एक जगह स्थिरता से बना रहता है, क्योंकि उसका स्वभाव वो है। ठीक है, ध्यान का स्वभाव वो है। जब राम जी ने 3 दिन तक तप किया समुद्र को प्रसन्न करने के लिए कि ये समुद्र हमें रास्ता दे दो, हम जाएंगे सीता को लेने के लिए। ठीक है, लेकिन 3 दिन बीत गए, फिर भय प्रकोप ठीक है, क्रोध से जब उन्होंने तीर तान लिया, तो समुद्र के सामने खड़े हो कहने लगे कि प्रभु आप हम पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कह रहे कि तुमको समझ में आ रहा है, 3 दिन से हम बैठ के यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, तुम्हारी समुद्र की पूजा हम कर रहे हैं और तुम आ नहीं रहे हो। तो उसने कहा आप ही ने तुमको जड़ प्रवृत्ति बनाया है, हम कैसा ऐसा रिस्पॉन्स करने लग जाएंगे, सुनामी उनामी आएगी। वी डोंट रिस्पॉन्ड लाइक दैट, वी आर जड़ प्रवृत्ति। हमें आपने बनाया है जड़ प्रवृत्ति, हम जड़ हैं। आप बैठ के हमारे सामने प्रार्थना कर रहे हो, क्या करें हम? तो उन्होंने कहा अच्छा हाँ सही कह रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके, वील फाइंड अनदर वे आउट ऑफ दिस। ठीक है, समुद्र ने कहा मैं अभी खाली कर दूं, आप जाइए, पर फिर मेरी प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी, आर यू रेडी फॉर दैट? तो ही सेड कि नो, वील फाइंड अनदर वे। तो प्रवृत्ति है, शक्ति की ये प्रवृत्ति है कि वो चलायमान है, परिवर्तनशील है। आप भी अगर बैठ गए ध्यान में, तो वो मूलाधार से उठने लग जाएंगी। ठीक है, आपके आसपास मैग्नेटिक फील्ड में आपके कोई दूसरा चार्ज आया, वो पुल करेगा, शक्ति चलायमान है, चली जाएगी। ठीक है, शक्ति को कोई भी व्यक्ति प्रसन्न कर सकता है, चाहे वो अत्यंत दानव दैत्य प्रवृत्ति का भी हो, वो भी प्रसन्न कर सकता है। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे राक्षस लोग सब जागृत करके बैठे थे। बहुत सारे गुरु भी ऐसे हुए हैं, भटकाव हो गया, कुंडलनी जागृत करी है उन्होंने, राम रहीम, आशाराम बापू, उन्होंने अत्यंत बेकार काम किए बाद में बड़े होकर के, लेकिन ऑफ कोर्स दे वर पावरफुल, उनकी एनर्जी जागृत थी, तभी तो इतने सारे लोगों का समूह इकट्ठा कर पाए थे, नहीं तो कैसे कर पाते, है ना। तो शक्ति आपकी कोई एंटिटी? यस, डेफिनेटली द आंसर इज यस। ऑल्सो आई हैव गिवन यू एक्सप्लेनेशन। तो यस, इट इज पॉसिबल। हाउ डू आई नो कि मुझे कोई सिद्धि मिली है? आपने बताया था मुझे पता चला था, बट मुझे खुद से पता क्यों नहीं चला है? हाउ इट वर्क्स? कोई मंत्र सिद्ध होने का क्या साइन होता है? ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कोई सिद्धि मिली है? सिद्धि जो है एक बहुत ही सटल घटना होती है मिलना। वो व्यक्ति जो सिद्धि को सिद्ध करना चाहता होता है,
उसको सिद्धि आ करके भी अपनी जानकारी रिवील नहीं करती। जब आप बिल्कुल छोड़ दें कि हमें नहीं चाहिए, हम चिल हैं, तब जाकर के आपको सिद्धि रिवील करेगी अपने आप को। वो तब आती है जब उसका कार्य होता है, अदरवाइज नहीं आती। अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं और श्रद्धा जी के अंदर सिद्धि आ गई कि वो पानी में चल सकती हैं, पर क्या ये सिद्धि उनके किसी खास काम की है? नहीं, उनको चलना है धरती पर। अगर वो यहीं पर किसी ऐसी जगह रहती होती जहां हर समय बाढ़ आई रहती है, तब उनकी सिद्धि काम आती है ना। 2-4 बच्चे हाथ में उठा करके वो पानी में चल चल के इधर से उधर करवा रही होती, कुछ तो काम करती है ना इससे वो। लेकिन यहाँ उनके किसी काम की नहीं है वो सिद्धि। तो अगर वो सिद्धि जागृत भी हो गई है तो वो अपने आप को रिवील नहीं करेगी। और या तो श्रद्धा जी का स्वभाव ऐसा हो कि जहां उन्हें पता चला कि मैं पानी में चल सकती हूँ, तुरंत वो रोज शाम को अपनी सोसाइटी के स्विमिंग पूल में जाकर के फ्लॉन्ट करेंगे, ये देखो आई कैन वॉक इन द वाटर। ठीक है, तो भी सिद्धि अपने आप को रिवील नहीं करेगी। तो सिद्धि आपको मिल जाएगी यदि शक्ति ऊपर पहुंच गई है तो, लेकिन अपने आप को रिवील करेंगी या नहीं, ये शिव का काम है। और शिव को प्रसन्न करने के लिए फिर आपको एकदम पात्रता, क्योंकि ही लुक्स एट इन डेप्थ। ठीक है, ये वो वाला केस है जो वाले पिताजी लोग नहीं होते हैं कि मम्मी को पटा के आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, पर पापा को समझाना है अगर तो फिर पूरा कहाँ जाना है तुम्हें, किसके साथ जा रहे हो, कब की टिकट है। जब तक पूरी बही खाता नहीं निकलेगा तब तक एक पैसा उनकी आंटी से नहीं निकाल सकते। भोलेनाथ से यदि आपको कृपा चाहिए, वहां भोले हैं पर उनसे कुछ बचा भी नहीं है, तो वहां आपको अपनी पात्रता पे काम करने की आवश्यकता है। किसी महिला ने ये क्वेश्चन पूछा है, मुझे पता है आपकी सिद्धि समझ में आ गई है, मैं बता दूंगी, मुझसे पूछ लेना। हाउ टू सी दी ऑरा, आई ट्राइड मेनी टाइम्स बट ओनली वाइट ही दिखा है, कलर्स नहीं दिखते। तो ये Q&A सेशन है, ये आपको हम ऑरा विजुअलाइजेशन सिखाने वाला वर्कशॉप नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं किसी दिन। पर अगर ये वैसा ही क्वेश्चन है, किसी ने कहा कि मैंने मेडिटेशन सिखाने का डिग्री तो ले लिया है और मैं सिखा रहा हूं, लोग सीख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें डिग्री से नहीं हो सकेंगी, बिना डिग्री के भी हो सकती हैं, पर आपको अपनी स्टेबिलिटी, अपनी स्थिरता वहां लेकर के आनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपनी थर्ड आई पे थोड़ा सा काम करिए। ऑरा को देखना चाहते हैं तो शांति से, एकाग्रता से बैठना होगा। आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है, बहुत साइंस है इसमें भी कि पहले आप जब ऑरा देखना शुरू करें तो पहले ऑब्जेक्ट्स की ऑरा देखिए, उसके बाद जाकर के देखिए। पहले आप एनर्जी फील्ड को समझ में आना चाहिए, आपकी एनर्जी फील्ड क्या होता है, कितने एनर्जी फील्ड्स होते हैं बाहर, कौन कौन सा आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ इनटू इट। व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ सांख्य as a basis of yoga? How is it different from Patanjali philosophy? तो ये संजीव जी का क्वेश्चन है। इन्होंने फिलॉसफी ही पूछ ली है सांख्य की, और ये भी पूछ लिया है कि वो पतंजलि फिलॉसफी से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो पतंजलि फिलॉसफी इज समथिंग दैट वी ऑल फॉलो हियर, एंड दैट इज व्हाई दिस होल प्रोसेस हैज बीन अ लिटिल एंटरटेनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। क्योंकि पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से वो बेसिकली साइंटिफिक वे में काम करते हैं, इन द सेंस कि पहले वो प्रॉब्लम डेफिनेशन को समझते हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन एक कॉमन प्रॉब्लम डेफिनेशन होती है सारे ह्यूमन बीइंग्स की। उन सारे ह्यूमन बीइंग्स की जो कॉमन प्रॉब्लम डेफिनेशन है कि वो ये अपनी प्रतिभाएं भूल जाएंगे, उनका शरीर इस तरीके से लथार्जिक हो जाएगा और वो ध्यान में और योग में नहीं जा पाएंगे। उसके लिए उन्होंने स्टेप्स बना दिए, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, साधन, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 स्टेप्स बना दिए। शुरुआत के धारणा जो आपके स्टेप्स है, यम, नियम, आसन, यम और नियम के भी 5-5 बाइफर्केशंस बना दिए, बहुत ही वेल डिफाइंड क्लैरिटी के साथ में। सांख्य हालांकि जो करता है, एवरी स्टेप में इट रिफर्स टू द स्क्रिप्चर्स, इट रिफर्स टू द कैलकुलेशंस, विच इज नॉट दैट मच इन द फिलॉसफी ऑफ पतंजलि। और इसका एक रीजन भी है
पतंजलि जी जो है जब आए थे योगा सिखाने के लिए, तो वो कहा जाता है विष्णु जी के जो सर्प हैं उनका अवतार थे पतंजलि, और वो आए थे सिखाने के लिए, और उन्होंने अपने सर्व रूप में आकर के सिखाया था, एक कर्टन के भीतर छुप करके। एंड आउट ऑफ 100 ओनली 1 स्टूडेंट सर्वाइव्ड द अग्नि, द तेज ऑफ पतंजलि, who could actually learn what he was trying to teach. And it was so concise and precise and without much explanation कि आगे चल करके आदि शंकराचार्य जी से लेकर के वेदांतिक सोसाइटी से लेके किसी ने भी इसको टच करने की कोशिश नहीं करी है। सारे उपनिषद के ऊपर अपनी कमेंट्रीज दी हैं, उनको इंक्लूड किया है, पर पतंजलि योग सूत्र को उठा करके एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट किया है, किसी ने इसको टच ही नहीं किया। तो इट इज वेरी कंसाइज, इट इज नॉट वेरी मच ओपन फॉर द प्रिडिक्शंस एंड प्रिजुडिस। पर सांख्य is something which liberates you in the sense of you becoming a person who can understand the scriptures from a very calculative scientific point from themselves. It is about enabling you, making you a person जो कि हर चीज को एक तरीके से पढ़ लेता है। जैसे कि आप कुछ इंजीनियर्स को देखो, they are not taught the calculation of that particular science. उन्हें ये सिखा दिया जाता है मेथड कि कोई भी ऐसा सैंपल मिलेगा तुम उसको मेथड ये लगाना सीखने के लिए। तो सांख्य आपको मेथोडोलॉजी सिखाता है, वो एक्चुअल में कुछ नहीं सिखा रहा, वो सिर्फ मेथोडोलॉजी सिखा रहा है जिसको आप यूज करके अपनी लाइफ का या स्क्रिप्चर्स का कोई भी कंसेप्ट समझ पाओगे। ये है बेसिक डिफरेंस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ सांख्य, प्लीज रिमाइंड मी फॉर दैट। आई वुड आस्क श्रद्धा जी टू वॉलंटियर कि अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसके लिए एक इंडिविजुअल लेक्चर के लिए ये मुझे रिमाइंड कराएं कि मैं एक बार सांख्य के ऊपर ही पूरा लेक्चर रख दूंगी। आई एक्सप्लेन अबाउट इट। कम में बताने के लिए ना इट विल क्रिएट मोर कंफ्यूजन। प्लीज गिव योर एक्सप्लेनेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 7 वेदांत, योग, सांख्य, वैशेषिका, मीमांसा, न्याय, बुद्धिज्म। ओके, systems of Eastern philosophy. Please shed some light on Shri Vidya and Madhu Vidya. ठीक है, तो श्री विद्या ये भी आपको दोनों मैं भेज दूंगी आपको, ये श्रद्धा जी, श्री विद्या पे, महाविद्या पे, सब पर एक हम लोग कर लेंगे, एक इंडिविजुअल लेक्चर कर लेंगे। और ये जो आपने दूसरा सांख्य वाले में आई इंक्लूड ये जो 7 सेक्शंस आपने बताए हैं, तो ये मैं आपको बता दूंगी एक इंडिविजुअल लेक्चर में। When we are fully awake, does the subconscious mind continue to operate in parallel, processing thoughts we are not consciously aware of, or is the subconscious inactive during wakefulness? Few days back, while working on laptop, I felt very sleepy just before drifting off. I noticed that Hanuman Chalisa was being chanted in my mind, even though it had no connection to the work I was trying to focus on. It seemed to surface from nowhere during that transition into sleep. Okay, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम लोग कॉन्शियस होते हैं, ड्रीम स्टेट में नहीं है, तब क्या हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव होता है? हाँ। अनकॉन्शियस एक्टिव होता है? हाँ। जब आप सबकॉन्शियस स्टेट में होते हैं तो क्या आपका कॉन्शियस एक्टिवेटेड होता है? जरूरी नहीं है। अनकॉन्शियस एक्टिवेटेड होता है? जरूरी नहीं है। जब आप अनकॉन्शियस होते हैं तो क्या आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है? हाँ। कॉन्शियस एक्टिवेट होता है? जरूरी नहीं है। ठीक है, अब नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉन्शियस स्टेट। राइट नाउ वी आर ऑल कॉन्शियस। ठीक है, क्या हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव है? यस। उसी के माध्यम से आपको समझ में आ रहा है जो बताया जा रहा है। जिस अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं, अगर मैं आपको कोई भी एग्जाम्पल दे पा रही हूं अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ या मैंने पहले का पढ़ा हुआ, वो कहां से निकाल के ला रही हूं मैं? अपने सबकॉन्शियस माइंड से। ये अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ कहां से निकल करके आ रही है? अनकॉन्शियस माइंड से। और मैं व्यक्त कहां से कर रही हूं? कॉन्शियस माइंड से। तो जब हम कॉन्शियस हैं तब तो तीनों ही कॉन्शियस हैं, जब हम अनकॉन्शियस हैं तो सिर्फ सबकॉन्शियस कॉन्शियस है। अब जो आपने एक एग्जांपल बताया कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, सडनली आपको नींद आने लग गई,
तो आपको ऐसे फील हुआ कि आपके बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा चल रही है। तो जब आपको काम कर रहे थे, आप कॉन्शियस थे, तो आप सबकॉन्शियस को नोटिस नहीं करेंगे, वो बैकग्राउंड में अपना काम कर रहा है। लेकिन जब आपको हल्की हल्की नींद आने लग गई तो कॉन्शियस हल्का धीमा हो गया, तब आपको सबकॉन्शियस ज्यादा ऑन द सरफेस पता चलना शुरू हो गया। जब आपको सबकॉन्शियस ऑन द सरफेस ज्यादा पता चलना शुरू हो गया, तब आपको पता चला कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में पीछे बैकग्राउंड में हो सकता है हल्का हल्का हनुमान चालीसा भी चल रहा हो। आपके सारे माइंड अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि इतना स्मार्ट सिस्टम है। जैसे कि आपका लैपटॉप है, अब हम लोग मान लीजिए इस लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ये इंसान का बनाया हुआ है। अभी आप कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, वो तो मतलब ईश्वर की बनाई गई हो, तो और ही मॉडिफाई सिस्टम है। बट इस लैपटॉप में भी जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये जूम कॉल के चलते चलते भी बैकग्राउंड में अगर मैंने कोई सिमुलेशन लगा रखी हो, वो भी चल रही होगी। कोई अगर दूसरा मान लीजिए लगा रखा है हमने, कुछ एग्जांपल बताइए अभिषेक जी, और क्या क्या चल रहा होगा इसमें लैपटॉप में बैकग्राउंड में? हाँ, बहुत सारी चीजें इन लोगों ने बताई, ये सब कुछ भी चल रहा होगा। और साथ में हमारी ये जूम की मीटिंग भी चल रही है। तो वैसे ही आप जब काम कर रहे हैं, अब कुछ गड़बड़ हो गया, अगर बीच में अचानक से रैम बैठने लग गई मेरे सिस्टम की, तो हमारी जूम की मीटिंग इंटरप्ट होगी और तब मेरा नोटिस जाएगा कि अरे कुछ हो रहा है, कोई लिखा हुआ मैसेज आ रहा है कि मेमोरी इज फुल, डू समथिंग अबाउट इट। तो वैसे ही जब तक आप लैपटॉप पे काम कर रहे थे तब तक बढ़िया चल रहा था, आप कॉन्शियस थे, सबकॉन्शियस तभी भी काम कर रहा था। पर जब आपको हल्की हल्की नींद आने लग गई, कॉन्शियस शिथिल होने लग गया, तो आपको पीछे से नोटिस आया कि सबकॉन्शियस में क्या चल रहा था। तो वहां से सुनाई दे गई आपको हनुमान चालीसा। अच्छी बात है, कुछ आप खतरनाक कर रही होती तो सोचिए क्या होता आपका। ओके, हाउ वन कैन प्रैक्टिस अवेयरनेस व्हाइल फॉलिंग स्लीप? I find it hard to grasp this concept. Then don't grasp it. अच्छा नहीं, ठीक है, बताती हूँ, सॉरी। कोई प्रैक्टिस कैसे करेगा अवेयरनेस? नींद में जाते हुए, ठीक है। तो आप नींद में जाते हुए अवेयरनेस को, मतलब आप चेतना रूप में प्रैक्टिस जाना चाहते हैं, तो इसका आपको एक्चुअली में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे करके नोटिस करिए कि जब आप नींद में जा रहे हैं तो आप नींद में खुद को ले करके जाइए चैतन्य भाव से। आप देखिए कि नींद ने आपके पैर के अंगूठे से प्रवेश करना शुरू किया है। धीमी धीमी नींद जो है अब आपके पूरे पैरों के तलवे को घेर चुकी है। आपके पैरों से चलते 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 आपके घुटनों तक आ गई है। आपके घुटने तक का शरीर सो गया है, फिर थाइस सो रही है, कमर सो रही है, पेट सो गया, चेस्ट सो गया, कंधे सोने लग गए, हाथ सोते चले जा रहे हैं, सब सो रहा है। गले तक सो चुके हैं आप, अभी अवेयरनेस बनी हुई है। अब अपने फेस को सुलाइए धीरे धीरे करके, चिन, नोज, एवरी ऑर्गन दैट यू कैन रिकॉल ऑफ, लेट एवरीथिंग गो टू स्लीप। फिर अपने हेड को स्लीप पे जाते हुए देखिए कि बाल हल्के से और लूज होते जा रहे हैं और आप नींद में जा रहे हैं और आप सो जाएंगे। तो इसमें आप अवेयरनेस के साथ नींद में जाएंगे। तो अगर आप इतनी अवेयरनेस, माइंडफुलनेस के साथ नींद में जाते हैं, तो इसके आगे जब आपको लगे कि आप संपूर्ण शरीर सो गया, तो आप नोटिस करेंगे अब क्या जागा हुआ है। तो आप देखेंगे ब्रेथ चल रही है, ये नहीं सोई। तो आप ब्रेथ को नोटिस करिए। अब ब्रेथ को नोटिस करने लगेंगे तो लगेगा कि ब्रेथ और धीमी होती चली जा रही है, हर ब्रेथ के साथ में और धीमी होती चली जा रही है, और धीमी होती चली जा रही है, और आप नींद में और डोज ऑफ होते चले जा रहे हैं। अब ब्रेथ के ऊपर से भी ध्यान हट रहा होगा, तब आपको दिखेगा कि अब मैं कुछ ड्रीमी सी स्टेट में पहुंच रहा हूं। ये होगा समय जब आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही होगी। आपको लगेगा एक टनल सी बनती जा रही है और आप उसके अंदर गहरे से समाते चले जा रहे हैं, जैसे किसी ब्लैक होल में गिरते चले जा रहे हैं। और अपने आप को जाने दीजिए और उसको नोटिस करते रहिए। तो इस तरीके से आप अपनी नींद में जाने के हर चरण में अवेयर रहेंगे। तो इसके बाद आपको अवेयरनेस पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक आपका शरीर अवेयरनेस पकड़ रखा था। अब अवेयरनेस ने शरीर को छोड़ दिया है, तो आप जो बचे हैं वो अवेयरनेस है और वो सोती नहीं है। तो इसके आगे नहीं सुला सकते। ओके, आई एम नॉट श्योर आपका क्वेश्चन आंसर हुआ कि नहीं, बस मुझे मजा आया इसको जवाब देने में। हाउ टू डील विद टॉक्सिक माइंडसेट पीपल एट वर्क स्पेस? ओह माई गॉड,
वर्क स्पेस में आपके टॉक्सिक पीपल है, आई एम श्योर आपकी कंपनी के लोग इस मेडिटेशन क्लास में नहीं होंगे। तो टॉक्सिक लोगों से डील करना है अगर, जो कि घर में है या दफ्तर में है, सबसे पहले उन्हें टॉक्सिसिटी की नजर से देखना बंद कर दीजिए, उनसे टॉक्सिसिटी की उम्मीद लगाना बंद कर दीजिए। 95% people behave the way you expect them to behave with you. 95%. Only 5% is in their hands. कि आपने एकदम, आपको आज तक कभी शक भी नहीं हुआ सामने वाले पे कि हाय मेरी जान इतना प्यारा इंसान है ये, और अचानक से उसने कुछ बड़ा ही कांड कर दिया आपके साथ। 5% इसके चांसेस होते हैं। इसके सिवा 95% में आप पहले से ये मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं कि वो व्यक्ति जो है सामने वाला, इसको, एक सेकेंड, आप दोनों बहुत परेशान करें मुझे, माया ओके ठीक है। तो 95% you only ensure that the other person will create a chaos around you. बहुत बेसिक साइकोलॉजी में भी ये कहा जाता है कि अगर आपको पता है दफ्तर में कोई व्यक्ति आपके अगेंस्ट बोलने वाला है किसी मीटिंग में, सबसे पहले आप जाएं उसी व्यक्ति के जस्ट बगल की सीट पर बैठ जाएं। जितनी करीबी में आप उसके बैठेंगे उसका एनर्जी फील्ड कमजोर पड़ जाएगा, वो आपके अगेंस्ट नहीं जा पाएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ अपना खाना शेयर करिए। जब आप अपना नमक, एक्चुअली में लिटरल सेंस में, फ्रॉम द साइंस ऑफ साइकोलॉजी, जब आप अपना नमक किसी को खिलाते हैं तो वो आपके लिए डिसऑनेस्ट होगा, इसके चांसेस 99% कम हो जाते हैं। तो उन्हें अपने से कुछ खिला दीजिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि जहर डाल के खिला दिया या जानबूझ के मिर्ची डाल के खिला दिया। इंटेंशंस प्योर रखिए उनके प्रति। आपको लगता है कि वो मीटिंग में, ऑफिस में कुछ गलत करके या टॉक्सिसिटी या निगेटिविटी फैला करके आपका नुकसान कर रहे हैं, पर नहीं, इससे आपके कार्मिक पे वो असर नहीं डाल रहे। कार्मिक पे असर कहां से होता है? जब आप मन से उनके बारे में खराब सोच पा रहे हैं, भले ही आप सामने उनके लिए बहुत अच्छे बने रहे हैं, ये सबसे बड़ा कर्मा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये और करीब आएंगे आपके और नुकसान पहुंचाएंगे आपको। तो आपको मन को साफ रखना है इनके प्रति कि ये जो भी कर रहे हैं ईश्वर इनके द्वारा करवा रहे हैं, कोई परीक्षा है जिसमें इनको इस्तेमाल किया जा रहा है मुझे कुछ सिखाने के लिए। ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसको, लाइक अ पॉन दे आर बीइंग यूज्ड, जो होते हैं ना सिपाही शतरंज के, उस प्रकार से इनको सिर्फ यूज किया जा रहा है। तो हैव ग्रेटिट्यूड फॉर देम। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि प्रकृति में, दुनिया में कुछ भी आपके अगेंस्ट हो रहा है। ये संपूर्ण प्रकृति और हर एक चीज आपके लिए बनाई गई है, आपके लिए। यू आर द सेंटर, यू आर एज मच ऑफ द सेंटर एज मच यू कैन से कि आई एम जस्ट मिट्टी का छोटा सा ढेर हूं मैं, अभी हूं, अभी प्राकृतिक आपदा आए, अभी नहीं। और उतने ही आप इंपॉर्टेंट भी हैं यूनिवर्स की चलायमानता के लिए। ये दोनों ही सत्य हैं, पूरी तरीके से सनातन सत्य हैं। तो इसलिए जब भी आपको लगे कि टॉक्सिक लोग हैं अराउंड, उनके लिए सबसे पहले अपना मन साफ करिए, दूसरा अपने विचार साफ करिए। ये वो लोग हैं जो कि आपको आपकी सच्चाई दिखा रहे हैं। जब आपको अपने लिए सब सपोर्टिव लोग ही आसपास मिलेंगे, आप जान ही नहीं पाएंगे कि अभी भी आपके अंदर कुछ कहीं कुंठा छुपी हुई बैठी हुई है जो आपको विचलित कर सकती है। आपको पता ही नहीं चलेगा, होश ही नहीं आएगा, बेहोशी में जिंदगी बीत जाएगी। ये वो लोग हैं जो आपकी बेहोशी से आपको जगाते हैं, आपको आपकी गहराई तक हिला करके बता देते हैं कि अभी भी तुमको ये चीज परेशान करती है, इससे भी बाहर निकलो, तब जाके तुम इसके ऊपर बढ़ पाओगे। तो टॉक्सिक पीपल को डू नॉट say that they are toxic. They are a form of energy which your energy identifies as a negative energy. What you can do to make a negative charge a positive charge? कब मिलता है आपको पॉजिटिव? When you give something, you get a positive. To have a giving nature for such people. जा तू भी खुश रह ले, ठीक है? Secondly,
enhance your positivity so much so that कि even the negative people when they come around you they become positive. ठीक है, क्योंकि फिर वही बात है, योगियों के लिए एक ही बात कही है, जिस चीज पे आपने फोकस किया वो बढ़ जाएगी। निगेटिविटी को हटाने के लिए भी यदि उस पर फोकस कर दिया तो वो बढ़ जाएगी। तो फोकस मत करिए। व्हाट इज भक्ति है, ये क्या पूछ लिया आपने, ये किसका सवाल है भाई? प्रणाम है जिन्होंने पूछा ये। इफ एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग पूजा रिचुअल्स एक्सेट्रा। वाह क्या क्वेश्चन है। अगर सब कुछ पहले से निर्धारित है तो पूजा पाठ और रिचुअल करने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल मत करिए। किसने कहा आपको करने के लिए? हम तो नहीं कहते कभी भी। डोंट डू, नो पूजा इज नीडेड। आपकी बात नहीं कर रहे हैं, पूजा की बात। हाँ ये पूजा है। ओके तो भक्ति का क्वेश्चन भी करते हैं, वो एकदम लास्ट में एड्रेस करूंगी। सबसे पहले कि अगर सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है तो आपको पूजा पाठ करने की क्या आवश्यकता है? तो ये इसका सवाल के जवाब में मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपके बाल बच्चे, छोटे भाई बहन, पति पत्नी, घर में कोई भी रिश्तेदार नातेदार है, आप एकदम मेहनत से उनके लिए कुछ बेहतरीन सा भोजन बनाइए, उनके लिए गिफ्ट लेकर आइए, सरप्राइज क्रिएट करिए और वो सब उनको दे दीजिए और वो कहें हाँ वाह बस, एंड देन दे टेक इट अवे एंड दे गो विद देयर फ्रेंड्स एंड समवेयर, एंड देन यू आर सिटिंग लाइक यार एक बार थैंक यू ही बोल देते तो, तुम्हें कोई ग्रेटिट्यूड ही नहीं है, मैंने पूरा दिन लगा के तुम्हारे लिए इतना कुछ किया एंड व्हाट यू हैव आंसर्ड कि बस ठीक है, थैंक यू तक नहीं है, तुम्हारे अंदर ग्रेटिट्यूड भी नहीं है। अचानक से आपको इतना बुरा लग रहा है, क्यों लग रहा है भाई? सब प्री डेस्टिन्ड है ना, क्या जरूरत है पूजा पाठ करने की? क्यों करना है? सब तो प्री डेस्टिन्ड है। आपके हक का आपको मिला, किसने दिया है ना? बच्चे को खाना देके, उसका बर्थडे मना के क्या एहसान कर दिया आपने? ओके अगर हम ये कहें कि ये थॉट प्री डेस्टिन्ड है, कि हम इस बात पे क्वेश्चन करेंगे, है ना, कि अगर सब पूर्व निर्धारित है तो हमें पूजा पाठ करने की क्यों जरूरत है? हाँ मतलब आपकी भक्ति भी, फिर पूजा पाठ भी आपकी फेक होगी, क्योंकि आपने देखा कि 10 लोग कर रहे हैं तो मतलब ये वाले पत्थर को छू लेना है, तो जाके वो भी छू रहे हैं और पता चला कि अभी वो जो नहीं होता है वो चाकू धार करने वाला, वो अपना पत्थर रख के गया पेड़ के नीचे कि नहा धो के आते हैं, इसको ले साइकिल पे जाएंगे, पत्थर से बढ़िया चाकू तेज करेंगे। उतने में एक माता जी आई, उन्होंने एक माला चढ़ा दी पत्थर पे और जल चढ़ा दिया। उधर जाते हुए जितने लोग जा रहे थे सबने टीका वीका लगा करके, जब वो आया आधे घंटे बाद कह रहा शिवलिंग बन गए। मेरा पत्थर घिसने वाला शिवलिंग बन गया है। ठीक है, तो सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है, पर किसके द्वारा प्री डेस्टिन्ड है? हु हैज डिसाइडेड? सब कुछ प्री डेस्टिन्ड अगर होता तो आप में और कीड़े मकोड़ों और जानवरों में फर्क ही क्या है? You are human beings. Nothing is predestined for you. It is all parallelly running. It's all in your control. Even the things जो कि predestined आपको दिखाई दे रही हैं, वो भी आपने निर्धारित करी हैं, नहीं करी हैं किसी और ने। अगर अल्टीमेटली आध्यात्मिकता आपको इसी फैक्ट तक पहुंचाने वाली है कि ईश्वर में और आप में कोई फर्क, कोई दूरी, कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो वो कौन होंगे जो आपके लिए बैठ करके डिजाइन कर रहे हैं? कोई नहीं। Of course it is in your control. You're not like a ant. You are more evolved human being. तो सब कुछ predestined नहीं है आपके लिए. You are creating it in every second. कुछ पूछना है सर? क्वेश्चन तो नहीं है,